अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास दहम की फिजिक्स और क्लास दहम की फिजिक्स में हमने अपना यूनिट नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू किया हुआ है। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से किसी खास एंगल पर, जिसे हमने बोला था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो क्या चीज होगी, हमने देखा था कि उस अमल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि किस किस तरह से वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो रहा है और किन किन डिवाइसेस में वो इस्तेमाल होके हमारी जिंदगियों में किस तरह से इनकलाब बर्पा कर रहा है। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हम मजीद ये भी देखेंगे कि अगर इंसानी जिस्म का मुआयना करना है अंदरूनी तौर पे तो उसके लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को किस तरह से पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम लाइट के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ग्रैस्प करते जा रहे हैं। इस सफर के दौरान हमने रिफ्लेक्शन देखी कि लाइट की रिफ्लेक्शन यानी कि रोशनी की रिफ्लेक्शन क्या होती है। साथ ही साथ हम, चूंकि रोशनी एक वेव है, रोशनी की रिफ्रैक्शन भी पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन के कुछ हिस्सों को हम इस्तेमाल करते हुए हमने रिफ्रैक्शन का एक खास ऐसा केस देखा कि जिसमें एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया था क्रिटिकल एंगल का और फिर हमने ये देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा, रोशनी की रे दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में वापस लौट आती है, जिसको हमने नाम दिया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ ली। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, अब ये देखेंगे कि इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतलाक हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम अपने मकासद के लिए हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेडिंग देने से अब जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडिंग में आपके सामने लिख देता हूं, वो है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतलाक। स्टूडेंट्स, इतलाक का मतलब है कि हम इसको अप्लाई कहां पे कर सकते हैं, डेली लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली एप्लीकेशन जो आज हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। स्टूडेंट्स, प्रिज्म क्या होता है ये आप बड़े अच्छे तरीके से समझ आए कि प्रिज्म ऐसे शफाफ जिस्म को कहेंगे कि जिसकी 2 सतहें ट्राइंगुलर होंगी और 3 सतहें रेक्टेंगुलर होंगी। अब ये प्रिज्म की एक खास किस्म लेंगे कि जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना किस तरह से हो रहा होगा और ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये डेली लाइफ में कहां पे हम यूज करते हैं, तो याद रखें स्टूडेंट्स, मैं एक नाम आपके सामने लिख रहा हूं, पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप क्या होती है स्टूडेंट्स, और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पेरिस्कोप में किस तरह से इस्तेमाल होता है अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, पेरिस्कोप किसी भी ऐसे आले को कहेंगे या कह लें कि पेरिस्कोप एक ऐसा आला है जो सतह समुद्र से नीचे रहते हुए या पानी की सरफेस से नीचे रहते हुए पानी की बाहर की चीजों का मुआयना किया जाता है। स्टूडेंट्स, किस तरह से, फर्ज करें कि आप समुद्र के अंदर सफर कर रहे हैं किसी भी आप दोस्त के अंदर और आप चाहते हैं कि आप सतह समुद्र से बाहर देख सकें कि उधर का एनवायरनमेंट क्या है, तो उसके लिए आप जो डिवाइस यूज करेंगे स्टूडेंट्स उसको हम नाम देंगे पेरिस्कोप का। और पेरिस्कोप किस तरह से नजर आती है ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस तरह का डिवाइस होगा कि फर्ज करें ये सतह समुद्र है, इसके नीचे पानी है और इसके ऊपर जो है वो आप देखना चाहते हैं उस माहौल को, और ऊपर वो चीजें हैं या वो माहौल है कि जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये पेरिस्कोप क्या करेगा, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है।
स्टूडेंट्स इस तरह से रोशनी की कोई एक रे यहां से दाखिल होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये नीचे की जानिब आएगी और नीचे आते हुए यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोबारा इस कोने तक पहुंच जाएगी और इस कोने पे कोई भी ऑब्जर्वर अपनी आंख रखे इस सारी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यहां से जो लाइट आ रही है ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। स्टूडेंट्स ये वो जवाब है उस सवाल का जो मैंने यहां पे किया कि पेरिस्कोप के अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है। स्टूडेंट्स इसका एक जाविया 90 दर्जे का होता है और बाकी के दो जाविये ये 45-45 दर्जे के स्टूडेंट्स होते हैं। अब आप जानते हैं कि ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसी ट्राइंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, रोशनी की एक रे यहां से गुजरती हुई आई, जैसे ही इस पॉइंट पे हिट की तो क्या लगता है आपको? रोशनी ने तो रिफ्रैक्ट होना है ना। तो अब देखें कि यहां पे बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। स्टूडेंट्स यहां पे बनने वाला इंसिडेंस हमें तब पता चलेगा कि जब हमें यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन पता हो। तो यहां पे अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहूं तो स्टूडेंट्स नॉर्मल भी इसी की डायरेक्शन में है। तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर रिफ्लेक्शन के केस में फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई ग्लास स्लैब है और यहां पे कोई नॉर्मल बना हुआ है इस तरह से, और अगर कोई रोशनी की रे इसी नॉर्मल के साथ आती हुई इंसिडेंट हो रही है तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था? मैंने ये कहा था कि चूंकि ये नॉर्मल के साथ जीरो का दर्जा बना रही है, हमने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपसे एक बात कही थी जब मैं रिफ्रैक्शन के कवानीन पढ़ा रहा था, मैंने आपसे यह कहा था कि रिफ्रैक्शन के अंदर ये वाली कंडीशन लाजमी नहीं है कि पूरी हो, लेकिन एक केस में ये पूरी होगी और वो केस स्टूडेंट्स यही है कि रोशनी की रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो दर्जे का बनाएगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि रोशनी की रे विदाउट डेविएशन, बगैर मुड़े अपना रास्ता जारी रखेगी और इस जगह पे टकरा देगी। स्टूडेंट्स अब यहां पे दोबारा मीडियम इसने चेंज करना है, तो अब बताएं क्या ये रिफ्रैक्ट होगी? स्टूडेंट्स अब यहां पे जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये नॉर्मल आपको दिखाई देगा। अब अगर मैं यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो स्टूडेंट्स टू माय सरप्राइज मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा 45 दर्जे का, और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वो स्टूडेंट्स होता है 42 दर्जे का। अब देखें हमारे पास जो शर्त आई वो शर्त आई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल के। और स्टूडेंट्स ये किसकी शर्त थी? हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो शराइत पढ़ी थी और उनमें से एक शर्त यह थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, अब रोशनी की रे बजाय दूसरे मीडियम में जाने के पहले मीडियम में दोबारा से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स फर्ज करें एक और रोशनी की रे इसी तरह से रास्ता तय करती हुई इस तरह से आई और जैसे ही इस मीडियम पे पड़ी तो दोबारा से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। स्टूडेंट्स अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे ए बी पड़ा हो तो उसकी इमेज जो मुझे यहां पे मिलेगी वो मिलेगी इस तरह से। स्टूडेंट्स तो देखें किस तरह से हमने जिस्म की लोकेशन कि जिस्म की हमने नोयत किस तरह से बदल दी कि हमने उसे 90 दर्जे रोटेट करवा दिया, 90 दर्जे पे उसका एंगल मोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स पेरिस्कोप के अंदर इस तरह की दो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स इस्तेमाल होती हैं। किस तरह से कि एक प्रिज्म इस जगह पे लगाएंगे इस कोने पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो, और स्टूडेंट्स एक प्रिज्म हम लगाएंगे इस जगह पे, इस जगह पे प्रिज्म लगाएंगे वो किस पोजीशन में रखेंगे, और इस जगह पे जो प्रिज्म लगाएंगे वो किस पोजीशन में होगा। स्टूडेंट्स तो उसके लिए चलें समझते हैं कि किस तरह से हम इस जगह पे प्रिज्म रखेंगे और किस जगह से हम इस जगह पे प्रिज्म को ओरिएंट करेंगे, उसकी तरतीब, उसकी नोयत किस तरह की होगी। स्टूडेंट्स
यहाँ पे जो पहला प्रिज्म बना होगा वो कुछ इस तरह से पड़ा होगा हमारे पास कि इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, हाइपोटेन्यूज यानी कि वितर इसका इस डायरेक्शन में है और इसका कायदा इस डायरेक्शन में होगा। अब आप जानते हैं कि जैसे ही रोशनी की रे सीधी दाखिल होगी तो हम ये पढ़ चुके इसका सारा फिनोमिना कि किस तरह से वो बेंड नहीं होगी पहले मीडियम में गुजरने के बाद, और जैसे ही मीडियम की दूसरी सतह यानी इस वितर से टकराएगी तो टकराने के बाद ये बिल्कुल नीचे की जानिब अपना सफर जारी रखेगी। स्टूडेंट्स फिर अगले की जानिब भी एक प्रिज्म मैंने यहां पे भी तो लगाना है जिससे मैं इस लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करवा सकूं। वो स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे प्रिज्म की जो पोजीशन रखनी पड़ेगी वो कुछ इस तरह से रखनी पड़ेगी जी कि परपेंडिकुलर इस तरह आएगा, बेस इस तरह से आएगा और इस दफा हाइपोटेन्यूज यानी कि वितर इस तरह से आएगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जैसे ही परपेंडिकुलर से लाइट गुजरेगी तो बगैर डेविएट किए बगैर मुड़े ये अंदर चली जाएगी और जैसे ही वितर की सतह से टकराएगी तो टकराने के बाद ये दोबारा इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से मैंने लाइट को एक जगह से 2 दफा रिफ्लेक्शन करवाई, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की। अगर मैं यही प्रिज्म आपको इस जगह पे बना के दिखाता तो चूंकि ये बहुत छोटे बनते जिस वजह से आपको समझ ना आती। अब अगर मैं इस सारे को एक पाइप के अंदर बंद कर दूं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से अगर मैं इसको पाइप के अंदर बंद कर दूं तो जो मुझे चीज मिलेगी हासिल होगी, मैं कहूंगा कि ये मेरे पास पेरिस्कोप हासिल हो गई। और स्टूडेंट्स पेरिस्कोप को आपने देख लिया कि किस तरह से हम सतह जमीन से नीचे रहते हुए समंदर की सतह से ऊपर या पानी की सतह से ऊपर जितनी भी चीजें हैं हम उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा इतलाक होता है आबदोज के अंदर। स्टूडेंट्स वो बहरी जहाज जो कि पानी की सतह के नीचे ट्रेवल करते हैं। अब अगर फर्ज करें पाकिस्तान नेवी का कोई जहाज, कोई बहरी जहाज या आबदोज पानी की सतह के नीचे ट्रेवल कर रही है और उसने देखना है कि पानी की सतह के बाहर क्या पोजीशन है, वो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हुए बाहर की सतह का जायजा ले सकते हैं जिसकी वजह से वो पानियों की हिफाजत करते हैं। स्टूडेंट्स मजीद क्या इसकी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है या मजीद एप्लीकेशंस भी हैं? तो इसकी मजीद एप्लीकेशंस भी हैं और अगली एप्लीकेशन का स्टूडेंट नाम है, अगले इतलाक का जो नाम है वो है ऑप्टिकल फाइबर। स्टूडेंट्स ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल का मतलब लाइट, फाइबर का मतलब धागा, यानी कि इसके अंदर इस तरह के धागे होंगे जिसके अंदर से रोशनी सफर करेगी, रोशनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। और स्टूडेंट्स टू योर अमेजमेंट आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो फाइबर हैं, धागे हैं, इनकी जो मोटाई है ये बाल के बराबर होती है। कौन सा बाल? इंसानी जो बाल होते हैं उसके मुताबिक इसकी मोटाई होती है। और ये धागे शीशे के भी बने हो सकते हैं और साथ ही साथ प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं और इन धागों के अंदर से रोशनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर ने मौजूदा जिंदगी के अंदर, मौजूदा दुनिया के अंदर एक जिद्दत बर्पा कर दी, एक इनकलाब बर्पा कर दिया। किस तरह से कि पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह राब्ता कायम करने के लिए जो वायर्स इस्तेमाल करनी पड़ती थी वो होती थी कॉपर वायर्स। और कॉपर वायर्स चूंकि महंगी भी हैं और कॉपर वायर में एनर्जी के लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे कि अगर मैंने पाकिस्तान से बैठे हुए नेपाल या फ्रांस में सिग्नल भेजना है तो मुझे पाकिस्तान से फ्रांस तक कॉपर की वायर्स बिछानी पड़ेंगी। अब इतनी लंबी वायर बिछाऊंगा तो पाकिस्तान से फ्रांस तक मेरा मैसेज पहुंचते पहुंचते एक तो स्टूडेंट्स टाइम ज्यादा लगेगा, नंबर 2 ये बहुत ज्यादा इस पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी क्योंकि कॉपर की तारें जितनी भी होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। और स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ा मसला कॉपर की वायर्स के अंदर आता था वो ये था कि कॉपर की तारों के अंदर एनर्जी जाया बहुत ज्यादा होती थी। तो उसकी जगह फिर साइंसदानों ने यह सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसे मटेरियल को तलाश करें कि जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज जल्दी से भी पहुंचा सकें और साथ ही साथ एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, एनर्जी जाया हो रही है, उसको भी कम से कम करें। तो स्टूडेंट्स उसके लिए उन्होंने फिर रोशनी को सोचा कि रोशनी एक जगह से अगर दूसरी जगह पैगाम लेके जाए और रोशनी की स्पीड पूरी कायनात में सबसे ज्यादा है जिसको हमने कहा था
3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड, और रोशनी से ज्यादा कोई भी चीज इस दुनिया में ज्यादा तेजी से सफर तय नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या चीजें ज्यादा अहम हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर के 2 अहम हिस्से हैं। मैं आपके सामने कुछ इस तरह से उसे बना देता हूं कि ये मेरे पास एक पहला हिस्सा होगा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसी के अंदर दूसरा हिस्सा भी होगा कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये जो अंदरूनी हिस्सा मैंने बनाया इसको नाम देते हैं कोर का, और ये जो बैरूनी हिस्सा मैंने बनाया इसको नाम देते हैं क्लैडिंग का। ये कोर और क्लैडिंग अगर आप आम जुबान में समझना चाहते हैं तो फर्ज करें मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर के ऊपर मजीद एक सिलेंडर की तह चढ़ा दूं तो फिर जो मेरे पास चीज हासिल होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एक सिलेंडर अंदर की जानिब है और एक सिलेंडर बाहर की जानिब है। स्टूडेंट्स, ये कोर और क्लैडिंग में फर्क क्या है? याद रखिएगा कि कोर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि कोर एक कसीफ मीडियम है और क्लैडिंग एक लतीफ मीडियम होगी। स्टूडेंट्स, कितने ज्यादा इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52 और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1.39। अब इधर होगा क्या? आप फर्ज करें मैं चाहता हूं कि रोशनी इस जगह से इस जगह तक पहुंचाऊं, तो मैं क्या करूंगा, रोशनी को किसी खास एंगल पे यहां पे इंसिडेंस करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वाली चीज नॉर्मल तस्वुर कर लूं तो इसके साथ बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने यहां पे बनाया है ये अगर क्रिटिकल एंगल से स्टूडेंट्स बड़ा होगा तो क्या होगा, रोशनी बजाय दूसरे मीडियम में जाने के पहले मीडियम में वापस लौट आएगी इस तरह से, और फिर ये अपना सफर इस तरह से जारी रखेगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, और स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्ट होते होते इस कोने तक पहुंच जाएगी, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएगी। अब चूंकि रोशनी सफर बहुत तेजी से तय करती है तो ये तो मैंने बताया कि इधर से इधर आने में आपको लगा होगा कि टाइम ले रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। जैसे ही रोशनी यहां से आएगी तो पलक झपकते में अब आपका मैसेज लेके अगले कोने तक पहुंचा देगी। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ऑप्टिकल फाइबर को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि जो आपके घर में इंटरनेट आ रहा है ये भी फाइबर्स की मदद से आ रहा है। आप इसको फास्ट फाइबर्स भी कहते हैं और इसको ऑप्टिकल फाइबर्स का नाम भी दिया जाता है। अब अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब इंटरनेट की स्पीड पूरे मुल्क के अंदर मुतासिर होती है तो क्या होता है, आप सुनते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स को समुद्र में मौजूद शार्क्स ने या वेल्स ने काट दिया है। अब स्टूडेंट जैसे ही वो काटेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल रुक जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि रोशनी एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल लेके नहीं पहुंच रही, तो जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी मुतासिर होती है। और अगर ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो तो आपके इंटरनेट पूरे मुल्क में बड़ी अच्छी स्पीड के साथ आ रहा होता है। तो यानी कि इंटरनेट की स्पीड जो आपको मिल रही है, आप टीवी चैनल जितने ज्यादा देख रहे हैं, आप शोज देख रहे हैं, क्रिकेट मैचेस देख रहे हैं या और कोई स्पोर्ट्स चैनल्स देख रहे हैं, वो सारे के सारे आप तक किस सूरत में पहुंचाए जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप पाकिस्तान में बैठे बाहर किसी मुल्क में मौजूद अपने किसी दोस्त या रिलेटिव को फोन करते हैं तो आपकी ये जो कम्युनिकेशन है ये भी किसकी मदद से हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से हो रही है। अब स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकल फाइबर तो आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं इन ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ के एक पूरा बंडल बना दूं, यानी कि बहुत ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स मिलके जब एक बंडल बना देंगे तो फिर नई बनने वाली चीज को जो नाम देते हैं उसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स लाइट पाइप का। लाइट पाइप आप अब जान चुके कि लाइट पाइप में क्या होगा, लाइट पाइप में ऑप्टिकल फाइबर्स के गट्ठे जोड़ के साथ रख दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो काम हम एक ऑप्टिकल फाइबर से लेते हैं अब हम लाइट पाइप से लेंगे। लाइट पाइप किसके लिए इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स, रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। अब होगा क्या, ये लाइट पाइप हमारी डेली लाइफ में कहां यूज हो रहा है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहां पे कोई जल्जला आया, जल्जला आने की वजह से कोई मलबा गिर गया।
अब आप ये जानना चाहते हैं या आपको ये शक है कि इस मलबे के नीचे कोई इंसानी जान नीचे दबी हुई है, लेकिन आप मलबा तो उठा नहीं सकते क्योंकि ये आपके लिए नामुमकिन सी बात है। आप चाहते हैं कि मलबे के नीचे देख सकें कि मलबे के नीचे क्या क्या चीज दब गई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरह का एक लाइट पाइप स्टूडेंट्स यूज करेंगे। ये लाइट पाइप की एक ये तय होगी स्टूडेंट्स और एक तय इसकी ये होगी। यहां से क्या होगा, आप रोशनी इंसिडेंट करवाएंगे, रोशनी इंसिडेंट होकर यहां से टकराने के बाद इस जगह पे और रिफ्लेक्ट होती होती ये इसके बिल्कुल दूसरे सिरे पे पहुंच जाएगी। अब स्टूडेंट्स जहां जहां से रोशनी गुजरती जाएगी ये अंदर पाइप को रोशन करती जाएगी। अब पाइप की दूसरी जगह पे एक कैमरा फिक्स किया होता है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से ये कैमरा फिक्स किया गया। अब जैसे ही ये पाइप जहां जहां पहुंचता जाएगा रोशनी की रे उस जगह को रोशन भी करती जाएगी, साथ ही साथ ये कैमरा पिक्चर्स भी लेता जाएगा, तस्वीरें भी लेता जाएगा, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि इस मलबे के नीचे कोई चीज दबी हुई है। अगर दबी हुई है तो आप वहां पे फौरी तौर पे रेस्क्यू की मदद से वहां पे दबे हुए इंसानों या कोई और जानदार को या बहुत कीमती अगर आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं तो आप उनको सेव कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या लाइट पाइप सिर्फ ये इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? जी नहीं, हमारे इंसानी जिस्म के अंदर एज़ा को देखने के लिए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। अब मेरे अंदर जितनी भी चीजें हैं, मेरा दिल है, मैदा है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, अगर मैं इसको देखना चाहता हूं तो मैं बाहर से तो नहीं देख सकता। तो अब अगर मैं अंदर से इसका मुआयना करना चाहता हूं तो वो मैं किस तरह से करूंगा? स्टूडेंट्स उसके लिए जो लाइट पाइप यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम एंडोस्कोप। आपने अक्सर ये लफ्ज या इस्तेलाह सुनी होगी कि मैंने एंडोस्कोपी करवाई है, उस शख्स ने एंडोस्कोपी करवाई है। स्टूडेंट्स एंडोस्कोपी का मतलब क्या है कि डॉक्टर्स ने कोई एक खास ट्यूब जिसे लाइट पाइप कहते हैं उर्फे आम में फिजिक्स की जुबान में, और वो लाइट ट्यूब उसके जिस्म के अंदर मुंह के रास्ते से दाखिल की, और चूंकि रोशनी ट्रेवल करती जा रही है, जैसे जैसे जहां जहां से ये पाइप गुजरता जाएगा इंसान के अंदर वो रोशनी पैदा करता जाएगा, और ये 7 नस्ब कैमरा मुख्तलिफ जगहों पे उसकी तस्वीर लेता रहेगा। जैसे जैसे तस्वीर लेता जाएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, उस जगह का मुआयना डॉक्टर स्क्रीन पे लेते जाएंगे और पता चलाते जाएंगे कि इंसानी जिस्म की किस आज़ा में कोई रसोली है या कौन सा आज़ा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो फिर ये सारी चीजें देख के डॉक्टर इंसान को अच्छी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे वो सेहतमंद हो सकता है। अब चलते हैं एंडोस्कोप। इसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए एंडोस्कोप क्या है, एंडोस्कोपी क्या है, साथ ही साथ ये एंडोस्कोप किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें देखने के लिए मैं आपके सामने एंडोस्कोप की तारीफ भी लिखता हूं, एंडोस्कोपी की तारीफ भी लिखता हूं और साथ बताता हूं कि अगर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म के, उनके लिए अगर खास एंडोस्कोपी करवा रहा हूं तो उसको क्या क्या नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं। जी ना स्टूडेंट्स, एंडोस्कोप अगर आप इन लफ्जों को समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए तारीफ करना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स एंडो का मतलब होता है अंदरूनी, स्कोप का मतलब है ऐसी चीज जो देखने के लिए इस्तेमाल होती है, और किसको देखने के लिए, इंसान के अंदरूनी अज़ा को देखने के लिए। तो चूंकि एंडोस्कोप मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल हो रही है तो हम इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि एंडोस्कोप एक ऐसा मेडिकल आला है जो जिस्म के अंदरूनी एज़ा का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टूडेंट्स इसे हम सर्जिकल मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जिकल मकासद का क्या मतलब है कि बजाय हम इसके कि जिस्म के किसी खास हिस्से को काटने की बजाय हम ऑप्टिकल फाइबर को मुंह के जरिए से अंदर की जानिब पहुंचा दिया जाए तो उसकी मदद से हम सर्जरी से भी बच सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एंडोस्कोप अगर जिस फील्ड में इस्तेमाल किया जाए, जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस अमल को एंडोस्कोपी कहते हैं। तो चले मैं आपके सामने एंडोस्कोपी की डेफिनेशन भी लिख देता हूं कि एंडोस्कोपी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एंडोस्कोपी की तारीफ भी आप करने के काबिल हो जाएं। स्टूडेंट्स एंडोस्कोपी की तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि किसी भी एंडोस्कोप को
इस्तेमाल करने के मेडिकल तरीके को एंडोस्कोपी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें एंडोस्कोप भी पता चल गया क्या है, हमें एंडोस्कोपी भी पता चल गया क्या है। अब ये एंडोस्कोपी किस किस चीज को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उस खास अगर एज़ा का मैं मुआयना करना चाहता हूं तो उसको मैं क्या क्या नाम देता हूं, अब एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने मैदे का चेकअप एंडोस्कोपी से करवाना चाहूं तो उसके लिए जो मुझे खास इस्तेलाह इस्तेमाल करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोस्कोपी का। गैस्ट्रो कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो मैदे से रिलेटेड हो। तो अब मैदे को मैंने देखना है तो आगे स्कोप का लफ्ज इस्तेमाल कर दूंगा, और चूंकि मैंने कोई अमल करना है, तरीका इस्तेमाल करना है, तो उसे गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने गले का मुआयना करवाना चाहता हूं या मैं अपने थ्रोट का मुआयना करवाना चाहता हूं तो उसके लिए जो एंडोस्कोपी तकनीक इस्तेमाल होती है उसको हम नाम देते हैं ब्रोंकोस्कोपी का। और स्टूडेंट्स, अगर आप ब्लैडर यानी कि मसाने को चेक करवाना चाहते हैं तब आप इसको क्या नाम देंगे? स्टूडेंट्स, मसाने को चेक करवाने के लिए जो एंडोस्कोपी आप इस्तेमाल करेंगे उसको नाम देते हैं सिस्टोस्कोपी का। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने ये एंडोस्कोप क्या होता है ये अच्छे तरीके से तैयार करना है, एंडोस्कोपी की तारीफ तैयार करनी है, और ये 3 पॉइंट्स स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही अहम हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रैक्टिकल यूजेस यानी कि इसके इतलाक कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं और किस किस तरह से ये आपकी जिंदगियों को आसान बना रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा मिरर्स के रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी, जितनी भी बहस थी, वो कंप्लीट हो गई। आने वाले लेक्चर्स में हम लेंसेज से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अब चलें इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस किस तरह से हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर रही है। हमने ये भी देखा कि अगर इंसानी जिस्म के अंदर देखना हो तो बगैर सर्जरी के भी हम लोग किस डिवाइस को यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं और उस डिवाइस को एंडोस्कोप कहते हैं हम लोग। हमने ये भी देखा कि अगर मैदे का अंदरूनी मुआयना करना हो तो उसके लिए जो एंडोस्कोप हम यूज करेंगे उसे गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। गले के लिए जो एंडोस्कोप इस्तेमाल करेंगे उसे ब्रोंकोस्कोप कहते हैं, और साथ ही साथ अगर मसाने का मुआयना करना है तो उसके लिए हम सिस्टोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने मिरर के बारे में जितनी भी डिस्कशन थी वो कंप्लीट कर ली। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम लेंसेज पे अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टूडेंट्स, लेंसेज मिरर से किस तरह से मुख्तलिफ हैं, लेंसेज के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं जो आपने समझनी है, ये सारा कुछ देखेंगे आप आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।